एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत उचटी सी। सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने की मौलसरी के पेड़ के छोटी छोटी गैरियों ने मिलकर इतनी जोर से चहचहाट शुरू कर दिया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई बात न करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हो। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही, तो फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ के एक पूजे के लिए तरस गई थी। किसी ने अभी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह रोज खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था। और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वो इतना फुट फुट कर रोई कि महाराज जिनको सिंगती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आँच निकाल कर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराज जिनके हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वह सुधा का मुंह ही मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और 2 दिन इंतजार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा ना आ जाए। गेसु से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगल को दोपहर तक जब कोई खबर ना आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसिरिया से कोई भी बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद वह खुद रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी उदास शाम थी और क्षितिज के लाली के होठ भी स्याह पड़ रहे थे। बादल सांसें रोक खड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलिया कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते हैं, यहाँ तक कि महाराजिन जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते थे वो उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगाओ तो केसरिया रंग का ला आता था। इतने नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेजपोश की कोई डिज़ाइन बना दो, तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगाई और सुंदर से कहा, लाओ यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिज़ाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसे जाने क्या क्या बना दिया। जब सुधा ने पूछा यह क्या है, तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाथ तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनके पोशाक में लंका का नक्शा ज़्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को डाली थी। यह सब बातें किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, 4 मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। यह तो दुनिया को मालूम नहीं। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की ज़रा भी तारीफ ना करे, सब सुधा को ही ज़्यादा अच्छा कहे। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा था
कि किसी से अंदर की जी भर कर बुराई कर ले तो उसका मन हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तई खाई लो, फिर भीतर लेटो। अबहिन लेटे का बखत नहीं आओ। सहसा महाराज जी ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाई लो बिटिया, खाए पेओ, छोड़े कसस काम न चली, आओ उठो। महाराज जी ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की आशा न देखकर उठ गई और चल दिखाने को उठाते उसकी आंख में आंसू झलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था। उसे 2 कोर खाने के बाद वो महाराज जी से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घर में रहो। महाराज जी ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बाबूजी कुछ नहीं लिखत? तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराज जी, यही तो हमारा जान का रोना है। हम चाहे तो रो रो कर मर जाए, मगर न पापा को ख्याल, न पापा के शिष्य को। और चंद्र तो ऐसे खराब है कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी है, अपने मतलब की बस। सुबह शाम आए और हम या पापा न मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है। और सच पूछो तो चंद्र की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। और खुद है कि आज लखनऊ, कलकत्ता और चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिला। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ है तो बस, और किसी की फिक्र नहीं है। अब तुम महाराजिन, चंद्र को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद से तो है छोटे बापू, और कैसा हंस के बातें करते हैं। माई का जाने कैसे हियाव पड़ा है कि उन्हें लगता है कि दिहिस बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात हुई। उन्हें ही यही बुलाए तो अपने हाथ की खिलाए के 2 महीना में मोटा के दे। हमें तो से ज़्यादा उसकी ममता लगत है। बीबी जी, बाहर एक मैम पूछत है, यो कौन डाकदार रहत है? हम कहा नहीं, या तो बाबूजी रहत है, तो कहत है नहीं, यही मकान है। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठा उन्हें हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खान शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म भी कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा कि नील फाटे की झाड़ के टिकी हुई एक बाईसाइकिल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही थी। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही है? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और अब कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की है? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताते जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते हैं कहाँ है? पम्मी ने बैठने से पहले पूछते हुए कहा। रहते तो वे चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ कि किसी लड़की की करते तो हमने नहीं सुना। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज टाइप करते हैं, फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य में बहुत शौक है और आप शादी से बेहद नफरत करते हैं।
और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस्टर क्रूज, ना आप पम्मी कहिए। हाँ, तो वो मिस पम्मी, शायद इसलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। पर लड़कियों का आना जाना और ज़्यादा आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली, नहीं, वह ठीक सोचता है। पम्मी बोली, मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती है और जो कोई भी चार मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझते हैं कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। और इस उम्र में जो कोई भी एरा गेरा उनके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती है। और नतीजा यह होता है कि वह ऐसे जाल में फंस जाती है कि जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यही विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करे जब वह अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाए, नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज़्यादा पसंद होता है कि 14 वर्ष के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिससे वह जिंदगी भर निभाह करना है। और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चले। लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच की लड़कियां की शादी हो या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई? नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ। और क्या बताया चंदर ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, यह कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो, देखिए मैं भूल ही गई। लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसीलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वो मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निभा भी करना पड़ता है। उसने आपसे यह नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने को पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखे तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कोई संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आपसे उनसे घनिष्ठ है। हाँ, कभी वह छिपाती तो नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है। सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती है कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात न कीजिए। कविता सुना दीजिए उन्हें या कविता की बातें दे दीजिए। उन्हें और उनका घूमना पसंद है। रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है। सिनेमा तो बेहद पसंद है। और क्या? चाय की पत्ती का हलवा पसंद है? यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा। देखिए, आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात में आपको बता दूँ, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती थी, किसी से न कभी मिलती जुलती। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि यह आदमी जिसमें दिल की सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होता। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूँ। लेकिन चूंकि एक बार दोस्त करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव मैं भोग चुकी हूँ, इसलिए इनके बारे में मैं पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त अब बना चुकी हूँ। चाय आ गई और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियाँ बाद कहा। आपके बारे में चंदन ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा ने मुँह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या? पम्मी के चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि मेरे लिए उपयुक्त मित्र है। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी,
लेकिन किसी कवयित्री ने, शायद मिसेस ब्राउनिंग ने, कहीं लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी वह नहीं करेगा, जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बनकर भी सपनों से अलग। यह बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ है और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेले खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा, उठते हुए पम्मी ने कहा। आप बहुत अच्छी है। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदन के बारे में बताइए। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, मैं यह कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, देखो। और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर है। माफ़ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ़ हूँ। सुधा झिप गई। उसने आंखें नीचे कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती है। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आज़ाद है, उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफ़ी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितना अच्छी समझ है उसकी, और चंदर की तारीफ करने में थकती नहीं। चंदर के लिए उसने सिगारेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है, सचमुच। चंदर पर सुधा को गर्व है और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनोहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है, वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। और वह कितना परेशान करती रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे तो तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए तो तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी ही नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने बहुत परेशान किया था। होलडोल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं और नहीं समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराज जी से लड़ना मत, पढ़ते रहना। इससे सुधा समझ गई कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था ना, चाहे गुस्से का ही खत क्यों ना होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है, और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? यह कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर से बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु में बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा के भादों की घटाओं
जैसी फैली हुई बेचैनी और गिली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई।